बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस बीना सिकंदर, शी इज़ अ लॉयर जो कि एक फ़र्म चला रही है जिसका नाम है बीना एंड कंपनी। शी इज़ आल्सो डायरेक्टर लीगल अफेयर्स एट आयशा फूड्स लिमिटेड। और सवाल में दो तरह की ही इनकम है, एक इसके बिज़नेस की इनकम है जो कि लॉ फर्म की आमदनी है, और दूसरी आमदनी जो इसकी बताई गई है वो डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन है फ्रॉम आयशा फूड्स लिमिटेड। सवाल की रिक्वायरमेंट आपसे इनकम भी कंप्यूटेशन भी मांगती है और टैक्स भी वर्कआउट करने को कहता है। So we start from this business income, or we start from this figure, net profit. So our first working will be business income और net profit 3.5 million का है। इससे हम start करेंगे अपना सवाल सॉल्व करना। और यहाँ पे जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं उनके साथ ये एक जो नोट है ये इसकी डिटेल्स हैं। सो 1 to 7 आर द नोट नंबर्स, और यहाँ पे आपको ये 1 to 7 कुछ आइटम्स लिखे नज़र आ रहे हैं। सो हम एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू, और नोट 1 को रेफ़र करना होगा। नोट 1 से इसकी रेवेन्यू इंक्लूड्स 7.5 लाख रुपए रिकवर्ड फ्रॉम मिस राफिया इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेट्स दैट हैड बीन रिटन ऑफ वाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम फॉर टैक्स ईयर 2019। अमाउंट वाज रिसीवेबल अगेंस्ट प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर्ड टू मिस राफिया। ना ये बैड डेट्स रिकवर हुए हैं एक्चुअली, और ये बैड डेट्स पहले राइट ऑफ भी हो चुके थे। सो इसका मतलब ये सब्सिक्वेंट रिकवरी बनती है। सब्सिक्वेंट रिकवरी को हम डील किस तरह से करते हैं? सो सब्सिक्वेंट रिकवरी के लिए जो टैक्स लॉ ने हमें प्रोविजन बताई है वो ये बताई है कि आप जब भी बैड डेट्स से सब्सिक्वेंट रिकवरी हो तो सब्सिक्वेंट रिकवरी में से आपने एक चीज़ माइनस करनी है, दैट इज़ अमाउंट प्रीवियसली नॉट अलाउड एज डिडक्शन। सो ऐसी किसी अमाउंट का अगर जिक्र नहीं है सवाल में तो ऐसी अमाउंट को फिर ज़ीरो माना जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब सब्सिक्वेंट रिकवरी ही सिर्फ आपके पास है, और वो जितनी भी अमाउंट है वो उसमें से जब ज़ीरो माइनस होगा तो इनकम ही बचेगी, यानी सब्सिक्वेंट रिकवरी विल बी ट्रीटेड एज इनकम। अगर कोई अमाउंट ऐसी होती जो प्रीवियसली अलाउड एज एक्सपेंस प्रीवियसली डिसअलाउड एज एक्सपेंस हुई होती तो फिर हम उस अमाउंट को माइनस कर लेते 7.5 लाख में से। तो 7.5 लाख में से तो अभी कुछ भी माइनस नहीं होगा क्योंकि पीछे कोई अमाउंट ऐसी नहीं थी जो डिसअलाउ हुई हो। इन्होंने बताया कि सारी की सारी अमाउंट राइट ऑफ हुई है टैक्स ईयर 2019 में। तो 7.5 लाख टैक्स लॉ की नज़र में भी इनकम ही बनता है। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि रेवेन्यू में ही शामिल है, तो इसका मतलब इसमें ऑलरेडी शामिल है और टैक्स लॉ भी मानता है इसको इनकम। तो इस 3.5 लाख को कोई एडजस्टमेंट की अब ज़रूरत नहीं है। सो जो पहला आइटम है हमारे पास रेवेन्यूज़ का, जिसमें बैड डेट्स रिकवरी है। सो बैड डेट्स रिकवरी का मुझे कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड इज़ सैलरीज। वी विल रेफर टू नोट नंबर सेकंड। नोट सेकंड says कि सैलरी एक्सपेंस इंक्लूड 50,000 एंड 75,000 पर मंथ paid to Bina and her brother respectively. Her brother looks after the administrative and financial matters of the firm. Now ये अपने ही बिजनेस से खुद सैलरी तो आप नहीं ले सकते, ऑनर्स सैलरी नहीं ले सकते खुद से। बिल्कुल वैसे ही इसी बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो एओपी के जो पार्टनर्स हैं उनको भी सैलरी रेम्यूनरेशन को दिया जाए तो वो भी एक्सपेंस अलाउड नहीं होता। तो इसी तरह जो बीना ने तनख्वाह ली है खुद, क्योंकि वो तो ऑनर है, तो उसकी तनख्वाह तो एक्सपेंस नहीं मानी जाएगी। सो ये 50,000 पर मंथ जो है ये तो एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। हाल बता इसके भाई ने जो तनख्वाह ली है, भाई बेटा बाप कोई भी रिश्तेदार अगर जॉब कर रहा है और अगर बिजनेस का काम करता है तो वो तनख्वाह ले सकता है, वो एक्सपेंस होगा। शर्त ये है कि वो ऑनर नहीं होना चाहिए बस। सो ये 75,000 तो ओके है, लेकिन ये 50,000 पर मंथ इज़ नॉट अलाउड एज एक्सपेंस। तो इसका मतलब जो सेकंड आइटम है हमारे पास सैलरी का, उसमें जो एक्सपेंस नॉट अलाउड होगा वो 50,000 पर मंथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 12 से। ठीक है जी। सो व्हाट यू विल गेट इज़ 600,000। ये टैक्स लॉ की नज़र में एक्सपेंस नहीं है, इसलिए ये वापस जमा हो जाएगा प्रॉफिट की फिगर में। ओके, नेक्स्ट इज गिफ्ट्स एंड डोनेशंस। रेफर टू नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 says कि गिफ्ट्स एंड डोनेशन इंक्लूड गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स, गिफ्ट्स टू हर सन एंड डोनेशन टू ईदी फाउंडेशन। तो तीन चीज़ें बताई इन्होंने, एक तो गिफ्ट टू क्लाइंट, दूसरा गिफ्ट टू सन, और डोनेशन टू ईदी फाउंडेशन। और इनकी रिस्पेक्टिवली अमाउंट्स भी बता दी हैं। 1 लाख रुपया है टू गिफ्ट टू द क्लाइंट,
50,000 गिफ्ट टू द सन और 2.5 लाख रुपए ईदी फाउंडेशन। अब इसमें क्लाइंट्स को जो गिफ्ट दिए हैं 1 लाख रुपए, वो तो बिजनेस का एक्सपेंस ही है, लेकिन जो 50,000 है जो बेटे को गिफ्ट दिया, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। ठीक है जी। सो 50,000 विल नॉट बी अलाउड एज एक्सपेंस, ये तो सिंपल एड बैक हो जाना चाहिए। और इसी तरह ये जो 2.5 लाख रुपए ईदी फाउंडेशन को दिए हैं, ईदी फाउंडेशन को, ये जो है इसका टैक्स क्रेडिट बनना चाहिए। ठीक है जी। सो अब हम ज़रा एक एक कर, सबसे पहला काम तो ये करते हैं, राइट हेयर नंबर 3, और इसमें गिफ्ट टू सन, ये तो एक्सपेंस हम नहीं बना सकते, इसलिए इस 50,000 की अमाउंट को ऐड बैक करना होगा। और इसी तरह जो ईदी फाउंडेशन का डोनेशन है, ये भी एक्सपेंस नहीं बना सकते, 2,50,000। तो इसको करेंगे क्या, 2,50,000 को इसका टैक्स क्रेडिट बनाएंगे। सो विल मेक अनदर वर्किंग टू फॉर टैक्स क्रेडिट्स। ठीक है, सो टैक्स क्रेडिट्स, और इसमें जो डोनेशन का अमाउंट है वो भी हम लिख लेते हैं, 2,50,000। सो डोनेशन के साथ जो सलूक करना होगा वो फिर हम जब इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे टैक्स क्रेडिट्स की कैलकुलेशन बनाते वक्त, तो फिर हम देख लेंगे कि क्या करना होता है। सो मैं सिर्फ अब इतनी सी बात बता देता हूँ कि इसके लिए हमें एक वैल्यू सी फाइंड आउट करनी पड़ती है, जो कि डोनेशन की अमाउंट को कंपेयर करना होता है अपने 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम से। तो अभी टैक्सेबल इनकम चूँकि वर्कआउट नहीं हुई, इसलिए अभी हम इस वर्किंग में फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। ओके जी। सो नेक्स्ट आइटम देखते हैं क्या है। सो पॉइंट नंबर 3 हमारा क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 4, लीज चार्जेस। पॉइंट नंबर 4 इज अबाउट लीज चार्जेस। सो लीज चार्जेस को देखते हैं, जिसमें क्या लिखा है, व्हीकल वॉज ऑब्टेन्ड सोलरली फॉर ऑफिशियल पर्पजेस। बहुत अच्छी बात है। ऑन ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज का मतलब ये है कि व्हीकल एट द एंड ऑफ द टर्म ऑफ लीज ये आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि रेंट अ कार है, आपने रेंट पे ली हुई गाड़ी। सो ऑपरेटिंग लीज हमने लीज वाले चैप्टर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग लीज अकाउंटिंग में भी एक्सपेंस होता है उसका रेंटल, और टैक्स लॉ में भी एक्सपेंस है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। द लीज कमेंस्ड ऑन 1 मार्च 2024। लीज चार्जेस इंक्लूड 5 लाख पेड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट टू द बैंक। अब अगर आपने ऑपरेटिंग लीज पे गाड़ी ली है, तो फिर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ये तो वापस मिलना होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से ही पता चल रहा है। सो ये 5 लाख रुपए जो कि शामिल है, लिखा है लीज चार्जेस इंक्लूड, तो ये 5 लाख रुपए एक्सपेंस हम नहीं बना सकते। ठीक है, सो सिक्योरिटी डिपॉजिट विल नॉट बी एन एक्सपेंस, क्योंकि ये तो एक एसेट नेचर का आइटम है। सो पॉइंट नंबर 4 सेज सिक्योरिटी डिपॉजिट, और ये 5 लाख रुपए एक्सपेंस नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको वापस जमा कर देते हैं अपने प्रॉफिट की फिगर में। सो पॉइंट नंबर 4 इज़ क्लियर। पॉइंट नंबर 5, प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फीस के बारे में लिखा ही है, इट इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1,50,000 पेड टू लीगल फर्म फॉर डिफेंडिंग अ लॉ सूट फाइल्ड अगेंस्ट मिस बीना इन अ फैमिली कोर्ट। मिस बीना के अगेंस्ट कोई केस लगा और वो एक फैमिली कोर्ट में, इसका मतलब ये तो इसका ज़ाती मसला है, और ये बिज़नेस का एक्सपेंस तो नहीं हो सकता, तो इसलिए प्रोफेशनल फ़ी में जो 1,50,000 रुपये हैं ये पर्सनल एक्सपेंस है। सो पॉइंट नंबर 5 इज़ अबाउट अ पर्सनल एक्सपेंस, और ये 50,000 रुपये हम वापस जमा कर देते हैं। 50,000 है या 1,50,000 है? 1,50,000 है। सो 1,50,000 होना चाहिए। ठीक है, सो 1,50,000 हमने वापस जमा कर दिया। ओके जी। नेक्स्ट आइटम इज़ पॉइंट नंबर 6। देख लेते हैं कोई इधर से स्किप तो नहीं हो रहा, नहीं अभी सीक्वेंस में चल रहा है। पॉइंट नंबर 6 इज़ अबाउट प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस, एंड इट सेज कि शी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, जो कि ऑफिस के ऊपर ही है, और 2/5 ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस रिलेट टू दिस अपार्टमेंट। तो जिस अपार्टमेंट के जो खर्चे हैं वो तो बिज़नेस का खर्चा नहीं है, वो तो उसका अपना ज़ाती खर्चा है, तो 2/5 जो है वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। सो हम 3,50,000 का एक्चुअली 2/5 बनाएंगे, क्योंकि जो टोटल प्रॉपर्टी एक्सपेंस है वो 3,50,000 लिखा हुआ है। सो 2/5 विल बी disallowed. पॉइंट नंबर 6, प्रॉपर्टी एक्सपेंस
सो 3,50,000 इंटू 2/5 आप करेंगे तो इससे बनेगा 1,40,000। सो ये तो इसका पर्सनल एक्सपेंस है, ये अलाउड नहीं होगा। ओके जी, पॉइंट नंबर 6 भी ओके हो गया। पॉइंट नंबर 7 ट्रैवल एक्सपेंसेस। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 7 आगे है, इससे आगे ट्रैवल एक्सपेंसेस 1,50,000। सो अदर एक्सपेंसेस की सीधी बात हो रही है पॉइंट नंबर 7 में। सो ट्रैवल एक्सपेंसेस के बारे में मजीद कोई डिटेल नहीं है, तो ये तो ओके हो गया। अदर एक्सपेंसेस पॉइंट नंबर 7। सो अदर एक्सपेंसेस में लिखा है जी कि अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1,50,000 पेड फॉर मिस बीनास गोल्फ क्लब मेंबरशिप which she exclusively used to promote her business interest. The payment to the club was made in cash. ये मसला है जी, पेमेंट आपने की कैश में, तो क्या हम मेंबरशिप फ़ीस वगैरह 1,50,000 रुपये है, तो क्या हम ये कैश में पे कर सकते हैं? तो इसकी थोड़ा सा टैक्स लॉ में घुसना पड़ेगा। सो टैक्स लॉ में बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में हमने एक सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन 21, विच इज़ अबाउट डिडक्शंस नॉट अलाउड। और डिडक्शंस नॉट अलाउड में हमने देखा कि इट सेज कि अगर एक सिंगल हेड ऑफ अकाउंट में 2.5 लाख से ज़्यादा पेमेंट हो, तो फिर पहली बात तो ये कि अगर 2.5 लाख से ज़्यादा पेमेंट है एक्सपेंस की एक हेड ऑफ अकाउंट में, तो फिर इस सेक्शन में हम देखेंगे कि आपने क्रॉस चेक से पेमेंट की है या नहीं की। तो अब यहाँ पे ये एक ट्रांजैक्शन है जो 1,50,000 की है, लेकिन ये हेड ऑफ अकाउंट कौन सा है? अदर एक्सपेंसेस। सो अदर एक्सपेंसेस में देख लेते हैं कि कितना एक्सपेंस है। तो ये तो 6 लाख है, इसका मतलब इस हेड ऑफ अकाउंट में 2.5 लाख से ज़्यादा का एक्सपेंस हुआ पड़ा है। और ये एक ट्रांजैक्शन है, सॉरी, ये एक ट्रांजैक्शन है 1,50,000 की, जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, और ये इसने कैश में पेमेंट की है। तो अब यहाँ पे 2,50,000 इन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ये लिमिट क्रॉस चेक कर चुके हैं, और अबव इज़ नॉट एप्लीकेबल टू फॉलोइंग, और ये अप्लाई नहीं होता एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 25,000। यानी एक ट्रांजैक्शन अगर 25,000 तक की हो, तो ये तो एक ट्रांजैक्शन ही 1,50,000 की हो गई है। ठीक है जी। और कुछ हेड्स ऑफ अकाउंट हैं, यूटिलिटी बिल, फ्रेट चार्जेस, ट्रैवल फेयर, पोस्टेज, टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस, फाइन्स। सो यहाँ पे जो फीस का जिक्र हो रहा है ना, ये मेंबरशिप फीस की बात नहीं हो रही, ये तो कोई रेगुलेटरी फीस की बात हो रही है। तो वो जैसे टैक्सेस ड्यूटीज़ के साथ इसको लिस्ट किया गया है, क्योंकि अगर हम फीस को ये कंसिडर करना शुरू कर दें कि कोई भी फीस नाम से, तो इस तरह तो आप किसी फॉर एग्जांपल लॉयर को फीस पे करें, तो वो भी फिर कैश में पे कर लें, उसमें भी कोई मसला नहीं है। तो ये एक्चुअली वो फीस हैं जो कि कोई आप किसी लॉ इन्फोर्समेंट को या किसी मतलब सरकार के किसी इदारे को, महकमे को पे कर रहे हैं। तो अब यहाँ से नतीजा सारे से क्या निकला कि चूंकि हम इसको अब किस तरह से कंक्लूड करेंगे, अब इस तरह से कंक्लूड करेंगे कि सबसे पहले हम देखें क्या सिंगल हेड ऑफ अकाउंट में 2.5 लाख से ज़्यादा है। यस, इसका मतलब सारी पेमेंट्स होनी चाहिए थी थ्रू चेक। अब जो सिंगल ट्रांजैक्शन है, क्या वो 25,000 से ज़्यादा है? सिंगल ट्रांजैक्शन यस, 1.5 लाख रुपए की है। और क्या मैं इसको मेंबरशिप, क्लब मेंबरशिप फ़ीस है, तो क्या मैं इसको वो कर दूं, एक्सपेंस आउट कर लूं? नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे जिन फ़ीसों की एक्सेप्शन ले रहे हैं, वो फ़ीस ये ऐसे नहीं है कि कोई आप प्राइवेट फ़ीस अदा कर रहे हो तो वो भी इसमें आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये तो एक वायलेशन हो गई है, ये वायलेशन हो गई। और कितनी अमाउंट की? 1,50,000 की। तो ये 1,50,000 की जो फ़ीस है, ये एक्सपेंस आउट आप नहीं कर सकते। सो अदर एक्सपेंसेस में पॉइंट नंबर 7, क्लब फीस जो है, दिस विल नॉट बी अलाउड एज एक्सपेंस। और वजह क्या हुई कि आपने कैश में पेमेंट कर दी। ओके जी, अदर एक्सपेंसेस भी क्लियर हो गए। उसके बाद टैक्स विदहेल्ड बाय क्लाइंट, विद होल्डिंग टैक्स, क्या ये एक्सपेंस अलाउड होता है? सो अगेन ये भी हमने वहीं बिजनेस के ही हेड ऑफ इनकम में जो सेक्शन पढ़ा है, डिडक्शन नॉट अलाउड, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम अमाउंट्स रिसीव्ड, ये तो एक्सपेंस अलाउड नहीं होता। ये वैसे भी हमें पता है कि सेकंड लास्ट आइटम होता है हमारी टैक्स कैलकुलेशन में। सो टैक्स विदहेल्ड बाय क्लाइंट्स 2 लाख रुपए, ये एक्सपेंस नहीं हो सकता। तो इसलिए विदहोल्डिंग टैक्स 2 लाख रुपए ये भी हम वापस जमा कर देते हैं, और इस तरह हमारे ये आइटम तो पूरे हो गए। अब इसके बाद
जो विद होल्डिंग टैक्स है उसके लिए हाँ बेहतर ये है कि आप एक वर्किंग अलहदा बना लें। सो टैक्स क्रेडिट से आगे एक कॉल इट वर्किंग 3 एंड दिस इज़ विद होल्डिंग टैक्स। और जो बाय क्लाइंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्लाइंट्स ने जो टैक्स काटा 2 लाख रुपए, वो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। ओके जी। अब नेक्स्ट देखें जी, आगे डिटेल क्या है, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। पहले तो हेड ऑफ अकाउंट का फैसला करें कि ये किस हेड ऑफ अकाउंट में जाएंगे पैसे, कि डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन जो मिल रहा है। ऊपर अगर डिटेल देखें तो क्या बताया था इसने, किस चीज़ का डायरेक्टर है। शी इज़ ऑल्सो डायरेक्टर लीगल अफेयर्स एट आयशा फूड्स लिमिटेड। सो एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन देखेंगे आप, और एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि डायरेक्टरशिप ऑफ एनी ऑफिस इन्वॉल्व्ड इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ से तो पता चला कि रिलेशनशिप एम्प्लॉयमेंट का है इसका आयशा फूड लिमिटेड के साथ। मतलब ये कि ये एम्प्लॉय होगी, मतलब ये कि जो यहाँ से आमदनी मिलेगी उसका हेड ऑफ इनकम सैलरी होगा। तो अब हम क्या करते हैं जी, हम उसी से एक और वर्किंग बनाते हैं, आई विल कॉल इट वर्किंग 4, और ये सैलरी इनकम होगी। सो सैलरी इनकम की अब देखते हैं जी क्या तफसीलात हमें सवाल में दी हुई हैं। पहली तफसील ये है कि मंथली रेमुनरेशन 1 लाख मिल रहा है, ठीक है। तो रेमुनरेशन साल का कितना हो जाएगा, रेम्यूनरेशन साल का हो जाएगा जी 12 लाख रुपए। ये तो सिंपल मैथ्स है। उसके बाद दूसरी अमाउंट क्या है, शी ऑल्सो रिसीव 2 बोनस पेमेंट्स 1 लाख ईच। वन बोनस pertains to tax year 2023. It was announced last year but disbursed to her in current year. तो सैलरी में चूंकि हम जो बेसिस ऑफ टैक्सेशन है वो हम पढ़ चुके हैं, बेसिस ऑफ टैक्सेशन। सो ये कैश बेसिस ही होती है, ठीक है जी, कैश बेसिस। सो सिर्फ और सिर्फ अगर एरिया ऑफ सैलरी हो और हायर टैक्सेशन कॉज हो रही हो, तो फिर आपके पास चॉइस होती है कि आप कमिश्नर को नोटिस देकर अक्रूवल बेसिस पे टैक्स कर लें, अदरवाइज सारी की सारी सैलरी को कैश बेसिस पे ही टैक्स किया जाता है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये 1 लाख, ये जो 1 लाख रुपए की दो पेमेंट्स हैं, ये 2 लाख रुपए, टोटल ये 2 लाख बनते हैं। टू बोनस पेमेंट्स ऑफ 1 लाख ईच लिखा हुआ है, तो इसमें टोटल 2 लाख रुपए हुए। तो जो बोनस है ये भी हमारे पास सैलरी इनकम में 2 लाख रुपए इसी साल में टैक्स होगा। नेक्स्ट आइटम देखें जी, बीना हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड अ व्हीकल by AFL for her personal as well as business use. The car was acquired by AFL at a cost of 2 million. So cost ही हमारे लिए रेलेवेंट होती है, फेयर मार्केट वैल्यू से हमारा कोई वास्ता नहीं है। सो 20 लाख रुपए की कॉस्ट है, और बिजनेस और पर्सनल एंड बिजनेस यूज़ दोनों इस्तेमाल है। तो पर्सनल एंड बिजनेस यूज़ के लिए अगर गाड़ी मिली हो तो हम उसे क्या, कैसे उसकी वैल्यूएशन कैसे बनाते हैं। सो उसकी वैल्यूएशन बनाने का तरीका ये है कि आप व्हीकल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, बिल्कुल ख़रीदा है इसने, ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज़, तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल बना लें। सो व्हीकल यहाँ पे कितनी कॉस्ट है जी उसकी, 20 लाख रुपए। सो व्हीकल के केस में 20 लाख रुपए इंटू 5%। सो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 लाख रुपया बनेगा। नेक्स्ट आइटम इज़ she received a fee of 1.5 lakh from AFL for attending meeting of the board of directors. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड की तो मीटिंग फीस मिली है 1,50,000। ये भी बिल्कुल एम्प्लॉयर से मिल रही है। सो मीटिंग फीस 1,50,000। ओके जी, नेक्स्ट आइटम इज डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड बाय AFL फ्रॉम सैलरीज 3,90,000। सो ये विदहोल्डिंग टैक्स है। सो विदहोल्डिंग टैक्स की वर्किंग पे चले जाते हैं वापस। विदहोल्डिंग टैक्स, ये जो सैलरी से काटा गया, सैलरी से टैक्स काटा गया वो है 3,90,000। सो 3,90,000। और दूसरी अमाउंट क्या है जी, फ्रॉम फी रिसीव्ड फॉर अटेंडिंग मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो ये जो मीटिंग फीस थी इसमें से भी टैक्स काटा गया, और वो 9,000 रुपये है। सो मीटिंग फी 9,000 रुपये।
तो ये जो फीस मिल रही है ना, ये भी हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी सैलरी की, तो हमने कहा था कि अगर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप से फीस मिल रही हो तो वो भी सैलरी इनकम का ही पार्ट है। ओके जी। सो ये सारा का सारा डाटा आपका सवाल में फीड इन हो गया। अब आप अपनी वर्किंग्स को कंक्लूड करते जाएं और अपनी टैक्स कैलकुलेशन बना लें। सो आपके पास दो हेड्स ऑफ इनकम है, एक सैलरी का और दूसरा बिजनेस, और यहाँ से आप इजीली वर्कआउट कर लेंगे अपना टैक्सेबल इनकम। जब टैक्सेबल इनकम वर्कआउट हो जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर टैक्स वर्कआउट करेंगे। सो वी विल लुक फॉर आवर टैक्स रेट और फिर बनेगा टैक्स इम्पोज्ड। सवाल में हमारे पास टैक्स क्रेडिट्स हैं जो कि डोनेशन का है, सो टैक्स क्रेडिट्स हम माइनस करेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज टैक्स पेएबल। इस टैक्स पेएबल में से फिर हम माइनस कर लेंगे विद होल्डिंग टैक्सेस। ठीक है जी। सो फील्ड इज़ क्लियर। पहले सैलरी की वर्किंग पे चले जाते हैं और उसको फाइनल कर लेते हैं। ओके जी। सो अब आप इन अमाउंट्स को ज़रा अगर ऐड अप कर लें तो ये 16,50,000 बनता है। सो 16,50,000 सैलरी का अमाउंट बन गया। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, 16,50,000। उसके बाद बिजनेस की वर्किंग को फाइनल कर लेते हैं। सो इसको जो आप टोटल करेंगे व्हाट यू विल गेट इज़ 55,40,000। सो 55,40,000 यहाँ पे लिख लेते हैं। सो इन दोनों अमाउंट्स को अब आपने जमा कर लेना है तो व्हाट यू विल गेट इज़ 71,90,000। ओके जी। सो रेट ऑफ टैक्स कौन सा, सैलरीड या नॉन सैलरीड? वैसे अगर आप इसका 75%, सॉरी इसका नहीं, इसका टैक्सेबल इनकम का 75% बनाएं तो सैलरी में वैसे भी बहुत थोड़ी अमाउंट है, तो वैसे ही पता चल रहा है कि ये एक नॉन सैलरीड पर्सन है, नॉन सैलरीड पर्सन है, और जो 7th स्लैब है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो 7th स्लैब से आप जब टैक्स कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 1,88,1,500। सो दिस इज़ योर टैक्स इम्पोज्ड। अब बारी आती है टैक्स क्रेडिट्स की। सो टैक्स क्रेडिट की वर्किंग पे चले जाते हैं। सो डोनेशन जो है वो अब आप देख लें कि कितनी अमाउंट बन रही है। सो डोनेशंस के लिए आई जस्ट गो टू द टैक्स क्रेडिट्स एरिया, और चैरिटेबल डोनेशंस में मुझे वैल्यू सी चाहिए। मुझे 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करना है सबसे पहले। सो आई विल वर्क आउट 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम अभी हमने वर्कआउट की थी 71,90,000। सो उसका 30% आप बनाएंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी दैट इज़ 2,157,000। सो इन दोनों में से जो लेसर होती है वैल्यू, लेसर इज़ वैल्यू सी। सो जो वैल्यू सी बनी मेरे पास वो बनी 2,50,000। और जो डोनेशंस के ऊपर टैक्स क्रेडिट वर्कआउट करने का तरीका ये है कि जब आप वैल्यू सी फाइंड आउट कर लेते हैं फिर उसको आपने ए ओवर बी से मल्टीप्लाई करना है, जो कि एक्चुअली एवरेज रेट ऑफ टैक्स बनता है। ए जो है वो टैक्स की फिगर है और बी जो है वो टैक्सेबल इनकम है। तो एक्चुअली आपने जो टैक्स क्रेडिट है वो फाइंड आउट कैसे होगा कि आप इस 2,50,000 जो कि वैल्यू सी है इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आपने अभी वर्कआउट किया है टैक्स। टैक्स कितना वर्कआउट किया आपने, 1,88,1,500, और डिवाइड करेंगे 1,88,1,500, और आप डिवाइड करेंगे टैक्सेबल इनकम जो है 7,190,000। सो इसको आप सॉल्व कर लें तो व्हाट यू विल गेट इज़ 65,421। दिस इज़ योर टैक्स क्रेडिट, 65,421। सो यहाँ पे टैक्स क्रेडिट 65,421 आ गया जी। इसको माइनस कर लेते हैं। सो जब आप इसको माइनस करेंगे तो व्हाट यू विल गेट इज़ 1816079।
अब विद होल्डिंग टैक्सेस आपने माइनस करने हैं, तो विद होल्डिंग टैक्सेस ये आपने सारे जमा किए हुए थे, तो इसको ऐडअप कर लें, ये 599,000 बनता है। सो 599,000 विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, माइनस कर लें यहाँ पे। तो अब आपकी जो टैक्स डिमांड बनी 1217079, दिस इज़ योर टैक्स डिमांड जो आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ जमा कराना है। ओके जी, सो दिस इज़ इट। इसमें अब अगर आपका कोई सवाल होगा तो हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।